न्यूज़ 18 इंडिया। शंकर आनंद भी लगातार हमारे साथ ईडी ऑफिस के बाहर दिल्ली से मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो बापू वाटिका रांची से लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। और इसमें अगर कुछ गौर करने की बात है तो वो हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज है, उनका पोस्चर है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से खबर सामने आ रही है कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार है, उनके राजनीतिक भविष्य में खास तौर पर सरकार वो चला रहे, उस पर यहाँ पर संकट हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए कि अब जानकारी अंदर खाने यही है कि कल वो क्या ईडी का सामना करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव से भी लगातार पूछताछ हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंद्रमोहन लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, यहाँ तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या खबर है? पूछताछ अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए 4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये सामने ईडी का दफ्तर है, जहां पर दूसरे फ्लोर पर तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। दिल्ली के अधिकारी पहुंचे हैं, पटना के जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं बिल्कुल ईडी दफ्तर के ठीक सामने एक मंदिर है, दादी जी सेवा समिति। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भी आरजेडी के विधायक हैं, सांसद हैं और परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर इस कैंपस में बैठे हुए हैं। तमाम लोग तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और सुबह से ही यह हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही यह बात सामने आई कि तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुँच सकते हैं, पूछताछ के लिए उनको ईडी ने बुलाया है, उसके बाद से ही यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। और तमाम जो विधायक हैं और सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मीसा भारती, जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। कल भी जब लालू यादव यहाँ पर पहुँचे थे, उस समय ही मीसा भारती साथ में पहुँची थी। और जब तक लालू यादव ईडी की पूछताछ से फ्री नहीं हुए, निकले नहीं, तब तक यहीं पर मीसा भारती बैठी रहीं। और अब से थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँचे थे, तो मनोज झा उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं। और मीसा भारती के दाहिने तरफ सुनील सिंह जो एमएलसी हैं वो बैठे हुए हैं। और जो तमाम पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो इसी कैंपस में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव अंदर से निकलेंगे और फिर यहाँ से ये सभी लोग साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर ज़मीन देकर नौकरी देने का आरोप है। और उसी मामले में लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तब ये आरोप लगा कि पद का दुरुपयोग करते हुए लालू यादव ने कई लोगों को नौकरी दी और उनके परिवार के लोगों से उन्होंने ज़मीन लिखा ली। और उसी मामले के जांच में यह बातें सामने आई है, जिसमें खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी के साथ साथ जब कात्याल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद यह मामला खुलकर सामने आया कि तेजस्वी यादव के नाम पर एक ऐसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया तेजस्वी यादव को, जिनमें पहले से कई लोगों से ज़मीन ली गई थी, कई मकान लिए गए थे। और उसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव को उस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया, जो पहले से उस कंपनी में डायरेक्टर मौजूद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये पूरा जो कंपनी था वो तेजस्वी यादव के नाम से ट्रांसफ़र हो गया, जिसमें पटना में ज़मीन था, दिल्ली में ज़मीन था और इसके अलावा कई जगहों पर ज़मीन था। तो लालू यादव की झारखंड भी चलेंगे, रांची भी चलेंगे, वहाँ से भी जो तस्वीरें आ रही है बेहद खास तस्वीर है। हालांकि भले मुस्कुराने की कोशिश हो हेमंत सोरेन की, ये सबको मालूम है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। मैं शंकर आनंद का रुख करती हूँ। शंकर आनंद, साल 2002 का मैं यहाँ अपने दर्शकों के सामने जिक्र करते हुए सवाल आपसे पूछूंगी। शिबू सोरेन को भी यही दिन देखने पड़े थे, उनको भी राज्यसभा सदस्यता पे भी खतरा था। आज उनके बेटे हेमंत सोरेन के ऊपर भी यही खतरा है कि शायद वो सीएम ना रहे, और इसके लिए पूरी कोशिश। लेकिन ईडी सोर्सेज इस वक्त क्या कह रहे हैं? क्या वाकई वो रांची में जाकर कल पूछताछ करने वाले हैं? अभी एक हमारे सूत्र अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी और यही इन्हीं तस्वीरों के बारे में भी जिक्र हो रहा था। तो उन्होंने एक शायराना अंदाज में कहा कि दिल तो रोता रहे पर आंख से आंसू ना गिरे। यह अंदाज उस तस्वीर को लेकर बताया गया कि अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरह से शिकंजा कसने की एक तैयारी चल रही है, जिस तरह से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं न कहीं एक इशारा जो है वो साफ है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कल का वक्त जो पहले से ही मुकर्रर है पूछताछ के लिए, अब देखना लाजमी होगा कि कल क्या पूछताछ की प्रक्रिया में हेमंत सोरेन शामिल होते हैं या नहीं। और निश्चित तौर पर देखिए, जितना
पिछले 3 दिनों के अंदर में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियों से लेकर जांच एजेंसी की जो सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हैं, कई मायनों में ये मामला जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। और ख़ास तौर पर इस मामले को देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार में तकरीबन 36 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है और इसके साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, तो वो जो दस्तावेज हैं उसके बारे में जल्दी एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी कि किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि जिस कार में वो पैसे बरामद हुए हैं, जिस कार को जब्त किया गया है जांच एजेंसी के द्वारा, उसके बारे में पता चला है कि उस कार को भी कैश में खरीदा गया था। किसी भगवान दास नाम के एक शख्स है और उनके नाम से वो कार रजिस्टर्ड है, भगवान दास प्राइवेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम से। तो अब यहाँ पर जांच का दायरा अब आगे बढ़ता हुआ कि ये भगवान दास हैं कौन, जिनके नाम से वो कार थी, क्या उसके कार में पैसा कैसे आया, उस कार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब से यूज़ कर रहे हैं और उनके दिल्ली वाले आवास पर कैसे वहाँ पे मौजूद था। तो इस तरह के कई सवाल हैं। तो एक मामला खत्म नहीं हुआ, दूसरा मामला सामने आ जा रहा है। जिस तरह से लैंड डील का मामला की अगर बात करें तो लैंड डील का मामला अभी उस मामले में पूछताछ होना बाकी है। इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हुई है और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका संबंध सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास के आसपास में रहने वाले कई लोगों के साथ में था। तो क्या मुख्यमंत्री के साथ में सीधे तौर पर वो आरोपी जुड़े हुए थे या नहीं, तो ये तमाम सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार हो रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, इस वक्त में जो पूछताछ करने वाली जो टीम है उसके मुख्य आयु जो हैं वो अभी ईडी मुख्यालय में ही हैं। तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि कल किस तरह के सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सवालों की जो फहरिस्त है वो इसी ईडी मुख्यालय में तैयार हो रही है और आज देर रात में या कल सुबह जांच अधिकारी वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो पूछताछ की औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है जांच एजेंसी के मायने से भी और दूसरे तरफ देखा जाए। आपका रुख करूंगी, 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जहां गठबंधन दल की बैठक हुई और इस बैठक में जो सबसे खास पहलू है जिसका जिक्र आप दर्शकों के सामने मैं बार बार कर रही हूं कि कल्पना सोरेन पहली दफा सीएम हाउस में दिखी है। इससे पहले वो हमेशा दिखती रही है सार्वजनिक मंच से या सरकारी कार्यक्रम से, लेकिन ये पहली दफा हुआ है। दिवाकर, मैं इन्हीं तस्वीरों पे फोकस करूंगी क्योंकि जो इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हैं उन्हें जानना यह है कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। इस बीच खबरें ये भी झारखंड से मिलने लगी थी कि शिबू सोरेन के पास जाने वाले हैं, यानी गुरुजी के पास जाने वाले हैं हेमंत सोरेन। क्या ऐसी खबरें मिल गई? और क्या कल्पना सोरेन जो सीएम पद को लेकर सारा पैमाना है उसमें फिट बैठती है? क्योंकि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकेत साफ दे दिया है, अगर ये हुआ हम होने नहीं देंगे। देखिए, झारखंड में तो अब तक एक ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, वो रहे रघुवर दास। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड का जब से गठन हुआ है 2000 से, तब से जो है किसी भी मुख्यमंत्री ने रघुवर दास को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। और अभी जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें ये एक बार फिर उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 29 दिसंबर को, पिछले 29 दिसंबर को ही 4 साल पूरे हुए हैं। 5वें साल में प्रवेश किए हैं, लेकिन संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल्पना सोरेन आगे आई हैं। कल्पना सोरेन का चेहरा सामने लाया गया है। सरफराज अहमद जो जेएमएम के विधायक थे, उनका सीट खाली कराया गया। इसी मंशे से खाली कराया गया कि इस सीट से कल्पना सोरेन कल चुनाव लड़ेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है इस सीट को लेकर। और इस सीट को लेकर अगर नोटिफिकेशन नहीं होता है तो अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है, 1 साल से कम का वक्त होता जा रहा है। ऐसे में प्रावधान नहीं है कि आप जो है अगर 1 साल के लिए वक्त बचा है, किसी भी सीट का कार्यकाल बचा है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ चुनाव करा सकती है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई संकेत नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कल्पना सोरेन भी अगर कुर्सी पर बैठती हैं तो वो निष्कंटक कुर्सी नहीं है, उस पर भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, उनके पैरों में बहुत सारी बेड़ियां हैं। अगर वो कुर्सी पर बैठती हैं, हेमंत सोरेन की अगर किसी भी तरीके से गिरफ्तारी होती है पूरे मामले में, तो हेमंत सोरेन ये जाहिर तौर पे कल्पना सोरेन को ही सीएम की कुर्सी सौंपेंगे, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर चुन कर आना होगा। जो नियम कायदे हैं, रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है तो प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या ये रिकॉर्ड कायम रहने वाला है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता दें, हेमंत सोरेन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तो
बयान ये है कि उन्होंने कहा कि हम सभी दल एक साथ हैं, हमारी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है। लेकिन क्या ये जो संकेत में वो कह रहे हैं वो यही मैसेज है कि एक मत है, एक राय है कल्पना सोरेन के नाम पर? सवाल तो ये अहम है। और बापू की राह पर हम चल रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया है हेमंत सोरेन ने। बापू वाटिका वो पहुंचे थे, ये तय कार्यक्रम था उनका पहले से भी। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, कहा है हेमंत सोरेन ने कि हम सभी दल एक साथ हैं, बापू की विचारधारा का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सभी दल यहाँ पर एक साथ है? अगर कल्पना को यानी उनकी पत्नी को बतौर मुख्यमंत्री आगे किया जाता है तो क्या इस पर सबकी रजामंदी होने वाली है? देखिए, अभी की जो तस्वीर है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एकजुटता की बात कही है और कहा है कि बापू की राहों पर हम चलने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ऐसी ही तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आई थी। जब उन पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा था तो वो राजघाट गए थे और उन्होंने अनशन करने की बात कही थी, बापू के शरण में गए थे। आज हेमंत सोरेन को 10:40 पर जाना था, महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन वो 2 बजे गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि बापू की शरण में गए हैं तो क्या उनको संजीवनी मिलती है, उन पर जो संकट के बादल हैं वो खत्म होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश में ऐसे किरदार हैं जिस पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनमानस है उसका जो है भरोसा काफ़ी मजबूत है। और महात्मा गांधी को चाहने वाले इस देश में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी विचारधारा को जीने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं और राजनीति में तो महात्मा गांधी हमेशा रेलिवेंट रहे हैं। तो ऐसे में महात्मा गांधी के नाम को लेकर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या हेमंत सोरेन को ये संजीवनी मिलने वाली है? क्या अपना कार्यकाल जो 1 साल से भी वक्त कम बचा है, क्या वो कार्यकाल पूरा करेंगे, 5 साल अपने पूरे करेंगे, या उनको अपनी कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपनी होगी? और कल्पना सोरेन को भी अगर कुर्सी सौंपते हैं तो उनके निर्वाचित होने का रास्ता साफ होगा? क्या जो उनकी पैरों की बेड़ियां हैं वो कटेंगी, वो हर्डल्स खत्म हो गए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। वहाँ तस्वीर साफ नहीं है कि गांडेय सीट जो सरफराज अहमद जेएमएम के विधायक थे उन्होंने खाली किया था, इसी मंशा से खाली किया था कि इसका आगे इस्तेमाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना है। उन्होंने कहा था कि हमने इस सीट को छोड़ दिया है और पार्टी के दिवाकर, हम आपका रुख करेंगे। जो बड़ी बातें आप बता रहे हैं वाकई वही सच है, लेकिन झारखंड आदिवासी प्रदेश है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। वहां कुछ भी कदम उठाने से पहले 100 सवाल होंगे सबके जहन में। लेकिन ये बिहार की जो तस्वीर है वो भी अपने आप में कई सवाल लिए। तेजस्वी जो कि एक बार फिर से संघर्ष के रास्ते पे आ चुके हैं, वहां उनके लिए चुनौतियां और परेशानियां बहुत ज्यादा। कार्यकर्ताओं के बीच में वो आज सुबह पहुंचे और ईडी दफ्तर गए। सवालों की लंबी फहरिस्त है। मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, हम देख रहे हैं कि पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, चाहे परिवार की सदस्य भी हो, मीसा भारती बड़ी बहन उनकी, इसके अलावा मनोज झा जो कि थिंक टैंक माने जाते हैं उनकी पार्टी के, इसके अलावा शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता हैं पार्टी के, ये सभी चेहरे वहां पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, वो भ्रष्टाचार का आरोप, क्या उससे तेजस्वी बच पाएंगे? क्या अपना दामन बेदाग रख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए अभी तेजस्वी यादव अंदर ईडी के अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और बाहर में जो तमाम पार्टी के नेता, विधायक, एमएलसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कब पहुँचेंगे बाहर। लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है उसमें तेजस्वी यादव से पिछले 4.5 घंटे से ज़्यादा वक्त में 30 सवाल लगभग पूछे गए हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस कंपनी, तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारियों ने पूछा है कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी, कब बनी, जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया। उसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया, आपकी कंपनी 4 करोड़ की थी, कंपनी के बनने के महज कुछ वर्ष में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। अगला सवाल पूछा गया, कमाई का स्रोत क्या रहा। उसके अगला सवाल रहा तेजस्वी यादव से, नाबालिग से बालिग होते हैं 21-22 वर्ष की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ गया। उसके अलावा दूसरा सवाल पूछा गया, 160 करोड़ का आलीशान बंगला
जो दिल्ली में मौजूद है आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे कराया, और इसके अलावा उनसे सवाल रहा कि आपने करोड़ों कहां से कमाए। इन सभी सवालों का जवाब तेजस्वी यादव अब तक ठीक ढंग से नहीं दे पाए हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल माने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो भी आया है वो टाल गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मैं नाबालिग था उस समय ये कंपनी बनी थी, मुझे जानकारी नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके एक तरह से कहा जाए कि सवाल पूछते ही तेजस्वी यादव के पसीने छूटने लगे। ठंड का मौसम है लेकिन उनको गर्मी का एहसास हो रहा था, और अभी भी लगातार पूछताछ अंदर में चल रही है, और माना जा रहा है कि जब पूछताछ खत्म होगी उसके बाद और कई सवाल उनसे पूछा गया, ये भी सूत्रों से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये बाहर की तस्वीर है। आप इस पर नजर बना के रखिए कि और कितनी देर ये पूछताछ चलनी है, ये भी जानना बहुत अहम होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है, और इस मामले में सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। 1997 में किसकी सरकार थी, और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो हम समझते हैं कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जो सवालों का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन हैं जो अभी तक की जानकारी है कि कल ईडी के सामने पेश होंगे, और बहुत सारे सवाल हैं उनसे पूछे जाएंगे। शंकर आनंद का एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूँ। शंकर, जरा आप ये बताइए, हेमंत सोरेन जिनकी मुश्किलें पहले से ही माना जा रहा था बढ़ रही हैं, वो गायब थे और उसके बाद 36 लाख कैश बरामद होता है, नहीं लगता कि उसके बाद ये एक्शन कि वो गायब रहते हैं, फिर पता चलता है कि वो रांची पहुंच गए हैं बाय रोड, ये सब कुछ क्या नहीं लगता कि उनकी मुश्किलें अब कल के लिए और ज्यादा बढ़ा सकता है? निश्चित तौर पे आपका सटीक, एकदम आपका सवाल जो है एकदम सटीक है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन की अगर मुश्किलों की अगर बात करें, सवालों की फहरिस्त की बात करें, तो इस वक्त में जो आयु है निश्चित तौर पे उस सवाल को भी अपने लिस्ट में जो ऐड करेंगे, और ख़ास तौर पर ये 36 लाख से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो भी पूछा जाएगा कि आपके पास ये 36 लाख आपके हैं तो कहाँ से आए, इसके 36 लाख इतनी भारी नकदी को रखने का मकसद क्या रहा है, उसको इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। एक चीज़ और है, अभी हम लोग बात कर रहे थे हेमंत सोरेन, इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तेजस्वी यादव की बात करें तो दोनों में हमें दो चीज़ समानताएं हैं। पहला, लैंड डील का मामला तेजस्वी यादव के साथ भी है, लैंड डील का मामला हेमंत सोरेन के साथ भी है। दूसरी समानता है ईडी के द्वारा दोनों की तफ्तीश, दोनों मामलों में पूछताछ। और तीसरा एक और समानता बताएंगे कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन और उसके बाद कल्पना सोरेन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा ही स्थिति लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ था। जब लालू प्रसाद यादव जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, और राबड़ी देवी को लेकर इसी तरह से जिस मीटिंग्स हो रही थी और पार्टी के अंदर में एक सर्वमान्य से एक बहुमत जैसा एक बात रखा गया, और उसके बाद राबड़ी देवी को उस वक्त में जब मुख्यमंत्री का पद दिया गया था तो उस वक्त में पूरे देश भर में यह चर्चा का केंद्र बना था, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला था कि राबड़ी देवी जो जिसका नाम कोई नहीं जानता था उतना, और वो पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो कुछ ऐसा ही हालात झारखंड में फिर बना है, और झारखंड में जिस तरह से अब चर्चाएं चल रही है, हालांकि इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पे ना कोई पुष्टि हुई है, ना ही राजनीतिक तौर पे बयान आया है, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। तो उस चर्चा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन उन तमाम मसलों को, तमाम रास्तों को खोल करके रखना चाहते हैं कि अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो क्या किया जा सकता है और उसके जो समाधान क्या हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इन तमाम मसलों को लेकर अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ में बैठ के, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके वो चर्चा करेंगे। और बात करें जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो जांच एजेंसी ईडी और इस बीच न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रांची में 3 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के बाहर
धारा 144 लगा दी गई है। रात 10 बजे तक धारा 144 वहां पर लागू रहेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 जगहों पर फिलहाल रांची में धारा 144 लागू की गई है। इसमें सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस शामिल है, जहां पर रात 10 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही हेमंत सोरेन जो है वो बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, वहां फोटो सेशन उन्होंने किया, लेकिन हमारे सहयोगी दिवाकर वहीं मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। दिवाकर, धारा 144 3 जगहों पर लागू की गई है और क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, एहतियातन ये धारा 144 लागू की गई है क्योंकि 20 जनवरी का वाकया है। 20 जनवरी को जैसे ही ईडी पूछताछ करने के लिए सीएम रेजिडेंस आती है, जेएमएम के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर ये जो काके रोड है जहां हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, इस काके रोड पे ही आकर उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नारे लगाते हैं। उसी के मद्देनज़र आज धारा 144 लागू किया गया है और डीजीपी ने कल ही जो गवर्नर हाउस है उसके आसपास, सीएम हाउस है उसके आसपास और ईडी दफ्तर है एयरपोर्ट के रास्ते में, इन 3 पॉइंट्स पे जो है बड़ी तादाद में जो है जवानों की तैनाती कर दी है। 14 डीएसपी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं क्योंकि गवर्नर ने परसों ही इस बात को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर वो संतुष्ट नहीं हैं और कानून व्यवस्था के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और आज उन्होंने डीजीपी को तलब किया था, होम सेक्रेटरी से बात की थी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, असंतोष जताया। उसके बाद से आप देखिए कि धारा 144 लागू है 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक जो सीएम की एक्टिविटी चलती रहेगी, विधायकों की मीटिंग्स होते रहेंगे। सर्किट हाउस पे फर्स्ट हाफ पे मीटिंग हुए हैं और सेकेंड हाफ पे हेमंत सोरेन ने सारे विधायकों, मंत्रियों को यहाँ बुला रखा है, अपने पार्टी के नेताओं को बुला रखा है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर वो भी यहाँ जमे हुए हैं, जो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर वो भी जमे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में प्रवेश करने वाली है। 2 फरवरी को वो यहाँ प्रवेश करेंगे और 3 तारीख से उनका काफिला यहाँ शुरू हो जाएगा और वो झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रवेश करेंगे, जामताड़ा में आएंगे, रांची में आएंगे, धनबाद, गिरिडीह में उनका कार्यक्रम है।